हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल अपनी यूनिट 4 ख़त्म कर दी थी, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 1 की। और यूनिट नंबर 1 में हमारे 3 चैप्टर हैं बेसिकली। पहला है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, पहला है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका रीमान इंटीग्रेशन, दूसरा चैप्टर है आपका रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन। और थर्ड चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेसिकली हमारे 3 चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। 3 चैप्टर है हमारे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, आप लोग को ये 2 चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन से? एक तो डेफिनेट इंटीग्रल और एक रीमान इंटीग्रेशन। ये थर्ड चैप्टर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। अब पूछेंगे भैया कि थर्ड चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाएंगे? उसका एक कारण है। थर्ड चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं आपके बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू बनते ही नहीं है। इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू बनते ही नहीं है। मार्केट में जैसे भी कोई भी किताब आती है, आप जाके चेक करिएगा, कोई भी आएगी किताब, गाइड आती है कई सारी, कैसे पास करो वाली किताब भी आती है, उसमें भी इस चैप्टर के एमसीक्यू नहीं दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर पे एमसीक्यू बन ही नहीं सकते हैं, इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं। फिर भी कुछ आपको फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हम डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज में दे देंगे, यूनिट 1 के अलग से दे देंगे चैप्टर का नाम डाल के। आप उन्हीं को पढ़ जाइए, अगर हो सकता है उन्हीं में से आ जाए, नहीं तो आने के चांसेस इसमें ना के बराबर एमसीक्यू, क्योंकि इसमें ना के बराबर एमसीक्यू बनते हैं। तो आज हम पहले अपना सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीमान इंटीग्रेशन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? रीमान इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं हम अपना आज का रीमान इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम डालिए, हेडिंग डालिए रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन हेडिंग डाल देंगे आप लोग, ठीक है। बेसिकली हमको रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स का पता होना आवश्यक है। पहली टर्म है आपका बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमें कुछ टर्म्स, हम पहले रीमान इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स बताएंगे, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन पहली हमारी टर्म है बाउंडेड फंक्शन, तो आप हेडिंग डालेंगे बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे आप? बाउंडेड फंक्शन। अच्छा, ये चीज़ ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा, बाउंडेड फंक्शन हुआ आपका, सुप्रीमम हुआ या इन्फीमम हुआ, क्योंकि आप जब सेमेस्टर 4 में जाएंगे और वहाँ आप पढ़ेंगे रियल एनालिसिस, तो वहाँ भी जब इंट्रोडक्शन अगर कोई टीचर आपको कराएगा तो सबसे पहले यही लोग चीज़ बताएगा, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है या इन्फीमम क्या होता है। तो चलिए ये समझते हैं बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। हम कभी किसी फंक्शन, मान लेंगे हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, क्या है हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ, तो हम कब कहेंगे ये फंक्शन बाउंडेड है? कब कहेंगे हम ये फंक्शन बाउंडेड है? हम कब कहेंगे? हम जब कहेंगे ये फंक्शन बाउंडेड है जब कोई दो फाइनाइट नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मान लेंगे हमारे पास 2 फाइनाइट नंबर है, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम फाइनाइट नंबर हम मान लेंगे। तो हमारे पास ऐसे 2 फाइनाइट नंबर स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम एग्जिस्ट कर रहे होंगे कि स्मॉल एम जो होगा वो फंक्शन की वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होगा, और जो कैपिटल एम होगा आपका, कैपिटल एम होगा वो बड़ा होगा एफ एक्स से, वो बड़ा होगा आपके फंक्शन से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन अगर आपकी जब सेटिस्फाई हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी जब सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा, बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे जो आपका स्मॉल एम होता है वो होता है आपका लोअर बाउंड। क्या होता है आपका? लोअर बाउंड। स्मॉल एम क्या होता है? लोअर बाउंड। और कैपिटल एम क्या होता है? अपर बाउंड। कैपिटल एम क्या होता है? अपर बाउंड। कैपिटल एम क्या होता है आपका? अपर बाउंड होता है। अभी लिखिएगा नहीं, ये सब हम लिखाएंगे, प्रॉपर डेफिनेशन लिखाएंगे, तो समझ लीजिए पहले क्या होता है। हम कब कहेंगे कि कोई फंक्शन आपका बाउंडेड है? हम जब कहेंगे कोई फंक्शन आपका बाउंडेड है कि दो ऐसे फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दो ऐसे फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मान लेंगे हमारा एक फाइनाइट नंबर स्मॉल एम है और दूसरा फाइनाइट नंबर कैपिटल एम है, एक फाइनाइट नंबर स्मॉल एम है और दूसरा फाइनाइट नंबर कैपिटल एम है। तो जो स्मॉल एम होगा वो छोटा होगा किससे? फंक्शन की वैल्यू से। स्मॉल एम होगा वो छोटा होगा फंक्शन की वैल्यू से। और कैपिटल एम होगा वो क्या होगा? फंक्शन से बड़ा होगा। वो क्या होगा? एफ एक्स से बड़ा होगा। जहां पे हम कहते हैं स्मॉल एम क्या होता है? स्मॉल एम
क्या होता है आपका लोअर बाउंड होता है, और कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है आपका अपर बाउंड होता है। अच्छा एक डेफिनेशन और बन जाती है बाउंडेड फंक्शन की कि अगर मोड ऑफ एफ एक्स ले लें हम, अगर मोड ऑफ एफ एक्स ले लें, अगर वो लेस देन इक्वल टू है कैपिटल एम से, अगर मोड ऑफ एफ एक्स ले लें वो लेस देन इक्वल टू है कैपिटल एम से, तो भी आपका फंक्शन कैसा होगा, तो भी आपका फंक्शन कहलाएगा बाउंडेड फंक्शन, तो भी आपका फंक्शन कैसा कहलाएगा, बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। तो चलिए हमने ये समझ तो लिया, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखते हैं बाउंडेड फंक्शन की। तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, फिर हम आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखाएंगे बाउंडेड फंक्शन की, ठीक है। चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स, a function fx, a function fx is said to be a function fx is said to be bounded in interval ab. A function fx is said to be bounded in interval ab if there exist ये there exist का साइन है, ठीक है, ये there exist का साइन है, if there exist two finite number, if there exist two finite numbers, मान लेंगे वो नंबर क्या है, स्मॉल एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, if there exist two finite number स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, such that, इस तरीके से, such that fx is greater than equal to small m and fx is लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। यही तो हमारी कंडीशन थी बाउंडेड फंक्शन की, तो इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। वेयर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, किसी इंटरवल ए बी में, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, किसी इंटरवल ए बी में। वेयर स्मॉल एम आपका क्या है, स्मॉल एम इज कॉल्ड लोअर बाउंड and capital M is called as अपर बाउंड, और कैपिटल एम कैसा होगा आपका, अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन। एक और बार बता देते हैं, कोई ये डेफिनेशन क्या करिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड, कोई फंक्शन एफ एक्स कब बाउंडेड कहलाएगा, किसी इंटरवल ए बी में, जब हमारे पास दो फाइनाइट नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मान लेंगे दो फाइनाइट नंबर स्मॉल एम और कैपिटल एम है, कि जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी किससे बड़ी, स्मॉल एम से, और फंक्शन होगा उसकी वैल्यू किससे छोटे होगी, कैपिटल एम से। वहां कैपिटल एम से, जहां स्मॉल एम को आप कहते हैं लोअर बाउंड और कैपिटल एम को कहते हैं अपर बाउंड। तो हम साइड हट जाते हैं, इस डेफिनेशन को आप पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपने पॉज करके नोट करी होगी डेफिनेशन। आगे की डेफिनेशन लिखते हैं बाउंडेड फंक्शन की, आगे की डेफिनेशन क्या कहती है। चलते हैं आगे की डेफिनेशन पे हम, ठीक है। एक डेफिनेशन और है जिसको आप और करके लिख देंगे, एक डेफिनेशन और है बाउंडेड फंक्शन की, ऐसे और बनाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। क्या कहती है, अ फंक्शन एफ एक्स इज said, a function fx is said to be bounded in ab, in closed interval ab. A function fx is said to be bounded in closed interval ab if there exist a finite, ये there exist का साइन यूज कर रहे हैं हम, there exist a finite number capital M such that mod of fx जब हम ले, mod of fx ले तो उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो कैपिटल M से, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, ये फॉर एवरी का साइन है, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, तो भी आपका फंक्शन कैसा कहलाएगा, बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो भैया ये डेफिनेशन भी लिख लीजिए, आप लिखिए इस डेफिनेशन को भी। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो पॉज करके लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है उसकी बात करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
या फिर कहें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या कहें इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें स्लैश लगा के लिख दीजिए इन्फीमम, इन्फीमम, ठीक है। यहाँ से आपका अब जो है बुक में आपको हेडिंग मिलती जाएंगी, जो हमने बाउंडेड फंक्शन बताया था वो बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या कहें इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहें चाहे कहें इन्फीमम, तो जैसा कि नाम ही उसका सजेस्ट कर रहा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, जितने भी लोअर बाउंडेड दे रखे होंगे फंक्शन में, जितने भी लोअर बाउंड दे रखे होंगे आपके फंक्शन में किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, जितने भी आपके लोअर बाउंड दिए होंगे, जितने भी आपके लोअर बाउंड दिए होंगे किसी फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उन सब में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जिसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, वही तो आपका बन जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसी को हम कहते हैं इन्फीमम। तो आपसे अगर वो किसी भी नाम से बोल दे कि भैया इस फंक्शन का इन्फीमम निकालिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालिए, इस फंक्शन का इन्फीमम निकालिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालिए, तो बात एक ही है। इसकी भी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इन्फीमम की डेफिनेशन क्या होती है, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एनी फंक्शन, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एनी फंक्शन, the greatest lower bound of any function fx in interval ab, fx in interval ab is the greatest of all lower bound, is the greatest of all lower bound, lower bound और upper bound हमने बता दिया था आपको अभी, is the greatest of all lower bound of function fx, of function fx in ab, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फीमम, और इसी को हम क्या कहते हैं इन्फीमम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड या नोन एज इन्फीमम, और यही आपका क्या होता है इन्फीमम होता है, ठीक है। मतलब जितने भी लोअर बाउंड होंगे आपके फंक्शन में, जितने भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे होंगे आपके फंक्शन में किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उसमें जो भी हाईएस्ट लोअर बाउंड होगा, जिस लोअर बाउंड की हाईएस्ट वैल्यू होगी, वही आपका बन जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, या कहे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या चाहे कहे इन्फीमम, ठीक है। तो आ गया होगा ये समझ में, इसको पॉज करके नोट करिए, फिर हम चलेंगे आगे के टॉपिक पर, दैट इज सुप्रीमम या कहे लीस्ट अपर बाउंड। तो पॉज करके इसको नोट करिए, ठीक है। तो होपफुली आपने पॉज करके नोट किया होगा। तो आगे के टॉपिक की हम बात करेंगे अब, चलिए आगे के टॉपिक पर चलते हैं हम। अब हम डालते हैं आपका लीस्ट अपर बाउंड। क्या डालेंगे? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, देखिए हम आपको ये टर्म इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे, इन टर्म को नहीं समझेंगे तो आप रीमान इंटीग्रेशन नहीं समझ पाएंगे फिर। और इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको बता दूं, पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है। कुछ उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने देखे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन है, हर किताब में से मैंने निकाल लिया। उन्हीं 7 से 8 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आएगा, अगर पूछेगा तो। बाकी इसमें बेसिकली थ्योरम्स पे डिपेंड है चैप्टर पूरा, इसमें थ्योरी जाता है, ठीक है। तो चलते हैं लीस्ट अपर बाउंड को समझते हैं। हमारे पास क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड चाहे कहे सुप्रीमम, चाहे कहे क्या? सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम। चाहे कहे सुप्रीमम, चाहे कहे लीस्ट अपर बाउंड, बात क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, देखिए क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब क्या? किसी फंक्शन एफ में, किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन आपका लाई कर रहा है, किसी क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड फंक्शन है। कैसा? बाउंडेड है, ठीक है। तो जो जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जितने भी अपर बाउंड की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन सब में से जो लीस्ट वैल्यू होगी या लोअर वैल्यू कहें, लीस्ट वैल्यू कहें या लोअर वैल्यू कहें, लीस्ट वैल्यू की बात करें चाहे लोअर वैल्यू की बात करें, मतलब किसी फंक्शन एफ एक्स जो कि बाउंडेड है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, कोई फंक्शन एफ एक्स जो कि बाउंडेड है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो जितने भी उसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब में जो लोअर वैल्यू होगी, उन सब में जो लोअर वैल्यू होगी, चाहे क्या लीस्ट वैल्यू होगी,
वही आपका क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, वही क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, और उसी को हम कहते हैं आपका सुप्रीमम, उसी को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम, उसी को हम कहते हैं आपका सुप्रीमम। तो आपसे अगर कभी भी पूछ ले कि लीस्ट अपर बाउंड क्या है, चाहे सुप्रीमम क्या है, तो आपको यही डेफिनेशन बताती है। क्या बता रही है, द लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, और कहें चाहे सुप्रीमम, बात एक ही है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। द लीस्ट अपर बाउंड of function of any function fx in interval ab is the least of all upper bound of a function fx in AB, in interval AB. It is also called as supremum. It is also called as supremum. और इसी को हम कहते हैं आपका क्या होता है, आपका यही आपका होता है सुप्रीमम, और इसी चीज को हम आपका कहते हैं क्या, सुप्रीमम। ठीक है, तो इस चीज को भी पॉज करके नोट करिए, फिर आगे के टॉपिक की बात करते हैं। एक मिनट, इसी में बता देते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, छोटी सी हेडिंग है, एक साथ नोट करिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए मोनोटोनिक फंक्शन। क्या डालेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। देखिए मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन fx को हम कब कहेंगे कि वो मोनोटोनिक है, किसी फंक्शन fx को हम कब कहेंगे कि मोनोटोनिक है, जब या तो वो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, या तो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, या तो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी। तो हम कब कहेंगे किसी फंक्शन fx को मोनोटोनिक है, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट्स वैल्यू इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या तो उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो उसी फंक्शन को हमारा क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, एक साथ नोट कर लीजिएगा। अ फंक्शन fx is said to be monotonic. A function fx is said to be monotonic. A function fx is said to be monotonic in AB if it is either increasing or decreasing. If it is either increasing और डिक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, उसी फंक्शन को हमारा क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं पार्टीशन के ऊपर। किसकी बात करेंगे, पार्टीशन। ठीक है, तो आपने पॉज करके ये नोट कर लिया होगा, चलते हैं हम पार्टीशन के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पार्टीशन। चलते हैं पार्टीशन क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम पार्टीशन। अब देखिए भैया पार्टीशन, देखिए पार्टीशन नाम ही क्या सजेस्ट करा, पार्टीशन माने बांटना, मतलब डिवाइड करना। पार्टीशन माने बांटना, या कह सकते हैं हम डिवाइड करना। तो अब यहाँ किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ इंटरवल को डिवाइड करेंगे। हम किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ इंटरवल को डिवाइड करेंगे। किसको, जैसे मान लीजिए ये इंटरवल है आपका ए, और यहाँ से लेके ये इंटरवल भी है, तो इसके बीच में हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से कई सारे सब इंटरवल बना देंगे इसके अंदर क्या करेंगे, इस तरीके से इसके अंदर हम क्या करेंगे, कई सारे सब इंटरवल बनाएंगे। अब पार्टीशन किसका होगा, जाहिर सी बात है इंटरवल का ही होगा, यहाँ पे इंटरवल का ही तो पार्टीशन होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कई सारे सब इंटरवल में इसमें बांट देंगे, मान लो इसको मान लिया x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू इस तरीके से xn तक बांट देंगे, xn तक बांटेंगे। ठीक है भैया, आ गया। ठीक है, कई सारे क्या किया हमने, सब इंटरवल ही तो बांट दिया इसको, तो कई सारे सब इंटरवल में बांट दिया। ठीक है, और इसको पार्टीशन को डिनोट किससे करते हैं, पी से लिखेंगे हमेशा। किससे लिखेंगे, पी से।
पी से डिनोट करेंगे हमेशा पार्टीशन को। पार्टीशन को किससे डिनोट करेंगे हम? पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, ये तो मान लीजिए हमने एक तरीके का पार्टीशन किया है, इस तरीके से इंटरवल को कई सारे पार्टीशन में कर सकते हैं हम, कई सारे सब इंटरवल में बांट सकते हैं, कई सारे सब इंटरवल में बांट सकते हैं। मान लो पहला पार्टीशन कर दिया x1 से x2 तक कर दिया, फिर क्या कर सकते हैं x2 से x3 भी कर सकते हैं हम, x3 से x4 कर सकते हैं, ठीक है, x3 से x4, x3 से x4 कर देंगे यहाँ से, ठीक है, से x4। तो इस तरीके से कहाँ तक कर सकते हैं हम, xn-1 से xn तक पार्टीशन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसी एक इंटरवल को हम कई सारे पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब पार्टीशन मतलब एक इंटरवल को हम बांट रहे हैं हम, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स में बांट रहे हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 अप टू xn तक बांट रहे हैं, ठीक है, जितनी वैल्यू होगी हमारे पास उतने पार्टीशन कर सकते हैं। तो एक सारे मतलब कई सारे सब इंटरवल में बांट रहे हैं, तो एक से ज़्यादा सब इंटरवल तो बन सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्टीशन हो सकते हैं इस तरीके से। और पार्टीशन को डिनोट किससे करते हैं हम? पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसके प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। समझ तो लिया हमने, अब चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन में, क्योंकि इसको समझना पहले ज़रूरी है। अभी हम डायरेक्ट डेफिनेशन लिखाते हैं तो भैया समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। ठीक है भैया, चलिए लिखिए डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। लेट इंटरवल ए बी एनी गिवन इंटरवल, लेट ए बी एनी गिवन इंटरवल। मान लेंगे हमारे पास कौन सा इंटरवल दे रखा है? ए बी इंटरवल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देन फाइनाइट set p, then finite set p of points x1 x2 x3 up to xn, where जहाँ पर कहाँ के बीच में लाई कर रहे हैं? ए से बी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ए इक्वल्स टू x0 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 अप टू लेस देन इक्वल टू xn और बराबर p, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। दैट इज, या p क्या हो गया? p के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ गए? p माने पार्टीशन, p क्या हो गया? p इक्वल्स टू p के कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट कौन सा हो गया? कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? x0 x1 x2 x3 अप टू xn। और यही आपका क्या होता है? यही होता है पार्टीशन इन ए बी, इज कॉल्ड इज वन पार्टीशन इन ए बी। मान लो एक पार्टीशन क्या इसका? इज वन पार्टीशन इन ए बी, इज वन पार्टीशन इन ए बी, ठीक है। आ गया होगा समझ में। क्या कह रहा है कि मान लेंगे ए बी क्या है? कोई गिवन इंटरवल है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक फाइनाइट सेट में बांट रहे हैं, फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स में बांट दे रहे हैं उसको, इंटरवल को। किस में मान लेते हैं? फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे पास क्या है? x1 x2 x3 अप टू xn तक दे रखे हैं। तो मान ए से बी के बीच में बांट रहे हैं, तो पॉइंट्स कौन से? x0 x1 x2 x3 xn, इस तरीके से हो जाएगा उसकी वैल्यू, ठीक है। तो पार्टीशन क्या हो गया? यही तो पार्टीशन हो गया। कौन कौन से पॉइंट्स में बांट रहे हैं? x0 x1 x2 x3 xn तक बांट रहे हैं, तो यही आपका p होता है। और यही क्या होता है? मान लेंगे एक पार्टीशन है। और इस तरीके से हम एक से ज़्यादा पार्टीशन भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी पार्टीशन हम कर सकते हैं। किसी इंटरवल को हम कितने भी फाइनाइट सेट में बांट सकते हैं, कई सारे पार्टीशन हो सकते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। एक पॉइंट और हमारा क्या आ जाएगा? वी कैन मेक मैनी पार्टीशन इन ए बी। मैनी, जब तक इंटरवल बढ़ सकता है उसको हम बांटते रहेंगे, पार्टीशन इन ए बी। वी कैन मेक मैनी पार्टीशन इन ए बी। यार ये कहाँ से आ गया लाइन? रुको एक मिनट। क्या था? इस वन पार्टीशन इन ए बी। यहाँ से लिखेंगे वी कैन मेक मैनी पार्टीशन इन ए बी। इस तरीके से हम ए बी में कई सारे पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है भैया। ये बात भी हमको समझ में आ गई तो समझ में तो कर लीजिए नोट इसको पॉज करके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पार्टीशन के अंदर हम एक नोट और लिखेंगे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलते आगे करते हैं। पार्टीशन के अंदर हम एक नोट और लिखेंगे। नोट इस तरीके से डालेंगे, नोट, ठीक है।
नोट डालेंगे। अब ये नोट कहता क्या है, पहले नोट लिखते हैं फिर समझते हैं। मान लेंगे हमारे पास पी को एक पार्टीशन दे रखा है। पार्टीशन क्या होता है, x0, x1, x2, x3, बी एनी पार्टीशन। क्या है, एक पार्टीशन दे रखा है, बी एनी पार्टीशन। ये क्या हमको एक पार्टीशन दे रखा है। ठीक है भैया, आ गया समझ में। ठीक है, अब किसका पार्टीशन दे रखा है, किसी इंटरवल ए बी का पार्टीशन दे रखा है। ठीक है भैया, ठीक है। और क्या कर रहा है, इसके पास n+1 पॉइंट्स हैं। इसके पास क्या है, n+1 पॉइंट्स हैं। कैसे, n+1 पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स हैं। अब n+1 क्या होगा, मतलब n की वैल्यू रखते जाइए, n की वैल्यू रखते जाइए और पॉइंट्स निकलते जाएंगे। n की जगह 1 रखिए, n की जगह 2 रखिए, n की जगह 3 रखिए, n की जगह 4 रखिए, तो कितने सब इंटरवल बन सकते हैं यहाँ से, n सब इंटरवल ही तो बनेंगे। यही चीज तो हम समझाना चाह रहे थे नोट के थ्रू, कि मान लेंगे P हमारा कोई पार्टीशन है, x0, x1, x2, x3 अप टू xn, एक पार्टीशन दे रखा है किसी इंटरवल ए बी का। ठीक है, उसके पास n+1 पॉइंट्स है, n+1 पॉइंट्स है, तो जाहिर सी बात है कितने सब इंटरवल बन सकते हैं, n सब इंटरवल बन सकते हैं। n+1 में रखती वैल्यू रखिए, देखिए कितने n+1 पॉइंट्स है, तो वैल्यू रखिए n1, मतलब n की जगह 1 रखिए तो कितने हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए, और 3 रखिए तो क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस तरीके से n की जितनी वैल्यू है रखते जाइए और उतने ही क्या हो जाएंगे, सब इंटरवल बनते चले जाएंगे, उतने ही सब इंटरवल बनते चले जाएंगे। तो कितने सब इंटरवल बनेंगे यहाँ से, n सब इंटरवल बनेंगे। अरे n सब इंटरवल बनेंगे कि नहीं बनेंगे यहाँ से। ठीक है, देन देयर विल बी एनक्लोज्ड सब इंटरवल। हाँ भैया, ये बात भी हमको समझ में आ गई कि कोई पार्टीशन दे रखा है, उसके पास n+1 पॉइंट्स है, तो कितने सब इंटरवल बनेंगे। ये पूछ सकता है कि एमसीक्यू में पूछ लेगा, वो कहेगा कि अगर हमारे पास P एक पार्टीशन है और उसके पास n+1 पॉइंट्स है, तो बताओ कितने सब इंटरवल बनेंगे। कहेगा n सब इंटरवल, ऑप्शन में दे देगा, पहला दे बोल देगा कि n सब इंटरवल, दूसरा दे देगा n फैक्टोरियल सब इंटरवल। इस तरीके से वो कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना ये चीज। ठीक है, ठीक है, n सब क्लोज इंटरवल बन सकते हैं। जैसे मान लो बना x0 से x1 बन सकता है, x1 से x2 बन सकता है, x2 से x3 बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक बनेंगे, xn-1 से xn तक बनेंगे। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इसको r की टर्म में लिखें तो क्या कह सकते हैं, xr-1 से xr, xr-1 से xr, तो जहाँ पे r की वैल्यू रख दे 1 2 3 अप टू n, r की वैल्यू रख दे तो अप टू 1 2 3 अप टू n, r की वैल्यू रख दे 1 2 3 अप टू n। अरे भैया, एक पार्टीशन दे रखा है, किसका, इंटरवल का दिया है, उसके पास n+1 पॉइंट्स है, तो कितने सब इंटरवल बनेंगे, कितने सब इंटरवल बनेंगे, n सब इंटरवल बनेंगे। मान लेंगे कितने सब इंटरवल बनेंगे, n सब इंटरवल। मान लेंगे हमारे पास सब इंटरवल बन के आ रहे हैं, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, xn-1 से xn तक, मतलब इतने सब इंटरवल हैं। तो इसको अगर हम r की टर्म में लिखें, r की टर्म में लिख दो उसको, जनरल टर्म में, xr-1 से xr तक हो जाएगा, जहाँ पे r की वैल्यू 1 2 3 अप टू n। अच्छा, एक नोट और है इसके अंदर, ऐसे 1 डाल के अब सेकंड नोट लिखिए। वो क्या होता है, द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, जो rth सब इंटरवल की लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है भैया, द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल इज डिनोटेड बाई rth सब इंटरवल की लेंथ हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं डेल्टा आर से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, डेल्टा, डिनोटेड बाई डेल्टा आर। किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा आर से। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड गिवन बाई उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा आर बराबर होता है XR माइनस XR माइनस 1, XR माइनस XR माइनस 1, जहाँ पे R की वैल्यू 1 2 3 अप टू n। भैया R इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, ये क्या कह रहा है पॉइंट, ये कह रहा है कि जो आपका rth सब इंटरवल निकला है, मतलब एक rth सब इंटरवल निकला है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर से। और डेल्टा आर की वैल्यू होती है XR माइनस XR माइनस 1, XR माइनस XR माइनस 1। अच्छा, ये चीज भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, कहेगा कि rth सब इंटरवल की लेंथ किस फॉर्मूले से निकालते हैं, XR माइनस 1। और एक एमसीक्यू और बन सकता है, वो पूछेगा कि rth सब इंटरवल को हम डिनोट किससे करते हैं, लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल को हम डिनोट किससे करते हैं, तो किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं डिनोट, डेल्टा आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, हमको भैया इतना भी बात समझ में आ गया है, तो आ गया तो लिखिए इसको पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्म ऑफ पार्टीशन, तो इसको पॉज करके नोट करिए।
ठीक है, आपने पॉज करके ये नोट कर लिया होगा। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा नॉर्म ऑफ पार्टीशन, दैट इज नॉर्म ऑफ पार्टीशन। क्या है? नॉर्म ऑफ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो चलते हैं किस पे चलेंगे? नॉर्म ऑफ पार्टीशन की हम बात करेंगे। अच्छा, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था पी क्या होता है, कोई पार्टीशन होता है। पी क्या होता है? कोई पार्टीशन होता है आपका किसी इंटरवल ए बी का। अच्छा, उस पार्टीशन कौन सा होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक होता है। जनरल बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं। एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक होता है। क्यों? कई सारे सब इंटरवल बन सकते हैं भाई। एक पार्टीशन कर रहे हैं हम, किसी इंटरवल को बांट रहे हैं, ठीक है, तो कितने भी इंटरवल में बांट सकते हैं, मैक्सिमम सब, कई सारे इंटरवल, जितने इंटरवल में हम बांट सकते हैं उतने सब इंटरवल में बांटेंगे हम। अच्छा, तो नॉर्म क्या होता है? नॉर्म क्या होता है? जो उसका ग्रेटेस्ट लेंथ होगा, जितने भी सब इंटरवल बन रहे हैं उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वही आपका नॉर्म बन जाएगा। ठीक है, मान लेंगे पी हमारे पास कोई पार्टीशन है किसी इंटरवल ए बी का। पी क्या है? हमारे पास एक पार्टीशन है किसी इंटरवल ए बी का, किसी इंटरवल ए बी का, और किसी इंटरवल ए बी को हम बांट रहे हैं ऐसे एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन, इस तरीके से बांट रहे हैं। ठीक है, तो जनरल हमारा पार्टीशन क्या निकल के आता था? वो निकल के आता था एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। क्यों? कई सारे सब इंटरवल बना सकते हैं। मान लो एक सब इंटरवल है एक्स वन, एक्स टू, ठीक है, एक्स टू एक्स थ्री, एक्स टू एक्स थ्री, एक्स थ्री एक्स फोर, इस तरीके से हम बांट रहे थे इसको। और यहाँ तक कहाँ तक बांट रहे थे? एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक बांट रहे थे। यही तो बांट रहे थे हम सब इंटरवल में, यही सब इंटरवल बांट रहे थे। ठीक है, तो अब जो ये सब इंटरवल निकल के आए हैं, जो हमारे सब इंटरवल निकल के आए हैं, एक्स वन से एक्स टू, चाहे कहें एक्स टू से एक्स थ्री, चाहे करें एक्स थ्री से एक्स फोर, चाहे कहें एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, चाहे कहें एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, तो उसी को तो जनरल फॉर्म में हमने लिखा था एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। तो इन जो पार्टीशन निकल के आए हैं, ये जो पार्टीशन निकल के आए हैं हमारे पास, ये जो सब इंटरवल निकल के आए हैं आफ्टर पार्टीशन, तो इनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट लेंथ का सब इंटरवल होगा, जो ग्रेटेस्ट लेंथ का सब इंटरवल होगा वही आपका क्या बन जाएगा? नॉर्म। और नॉर्म को हम डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से, नॉर्म ऑफ पी कहते हैं इसको। डबल मॉड एक तरीके से कह लीजिए पढ़ने के लिए, पर ये डबल मॉड होता नहीं है, ये कहते हैं इसको नॉर्म ऑफ पी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, पहले इसको रफ करते हैं फिर चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्म ऑफ पार्टीशन। अच्छा, ये पूछ सकता है नॉर्म ऑफ पार्टीशन, पूछा था एक बार एमसीक्यू में, तो लिख ध्यान से समझिएगा इसको। इफ पी इज एनी पार्टीशन, पी क्या है? कोई पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, ऑफ इंटरवल ए बी, देन ग्रेटेस्ट लेंथ, then greatest length of all sub interval, then greatest length of all sub interval क्या निकल के आए थे? एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, जनरल फॉर्म ले लिया हमने। वेयर आर की वैल्यू क्या थी? वन टू अप टू वन टू थ्री एन इज नोन एज पार्टीशन, और इज नोन एज नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्म ऑफ पार्टीशन, इज नोन एज नॉर्म ऑफ पार्टीशन। मतलब कि पी ये कोई पार्टीशन ए बी का, तो जो सब इंटरवल निकल के आएंगे और जो ग्रेटेस्ट लेंथ का सब इंटरवल होगा वही आपका क्या बन जाएगा? नॉर्म बन जाएगा, वही आपका नॉर्म बन जाएगा, वही आपका क्या बन जाएगा? नॉर्म बन जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई नॉर्म ऑफ पी। किसे डिनोट करते हैं इसको? नॉर्म ऑफ पी से डिनोट करते हैं। तो पी, नॉर्म ऑफ पी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डेल्टा आर। मैक्सिमम डेल्टा आर हो जाएगा कि नहीं? मैक्सिमम डेल्टा आर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ सर्व इंटरवल किससे निकाल देते हैं हम? डेल्टा आर से निकाल देते। डेल्टा आर से निकाल देते कि नहीं निकालते? उसका फॉर्मूला क्या होता था? एक्स आर माइनस वन से एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर, तो वही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डेल्टा आर हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इज नॉर्म ऑफ पी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डेल्टा आर, और जहां पे आर की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 अप टू n। यही आपका क्या बन जाएगा? नॉर्म ऑफ पी। तो ये फॉर्मूला पूछेगा, जब भी देगा आपको एमसीक्यू में तो बोलेगा नॉर्म क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा मैक्सिमम डेल्टा आर, मिनिमम ऑफ डेल्टा आर। ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर, तो आपको क्या टिक लगाना है? मैक्सिमम डेल्टा आर। मान लो पी एक पार्टीशन है, ठीक है, तो जितने भी सब इंटरवल निकलेंगे, सब इंटरवल कौन से निकलते थे? x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3 और xn माइनस वन से
xn, तो उसकी जनरल फॉर्म हमने क्या लिखी थी, xr माइनस 1 से xr, r की वैल्यू क्या थी 1 2 3 अप टू n। तो जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, जो सब इंटरवल निकलेंगे तो जो मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल हो गया, जो ग्रेटेस्ट लेंथ का सब इंटरवल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ पार्टीशन हो जाएगा, वही आपका नॉर्म ऑफ पार्टीशन है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या था आपका, लेंथ ऑफ पार्टीशन होता था, लेंथ ऑफ पार्टीशन होता था, तो वही आपका क्या हो गया, नॉर्म ऑफ पार्टीशन हो गया। तो इसको आप पॉज करके नोट करिए। फिर हम चलते हैं रिफाइनमेंट पे, फिर हम चलेंगे, एक टॉपिक और है आज के लेक्चर में हमारा रिफाइनमेंट, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे आपका अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, ऑसिलेटरी सम और ऑसिलेशंस की बात करेंगे हम। तो ठीक है, अभी हम एक टॉपिक और कराएंगे आपको, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो जब तक आप इसको पॉज करके नोट करिए। हाँ तो भैया आपने ये पॉज करके नोट कर लिया होगा। चले हम अब चलते हैं आपके हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की बात करेंगे, किसकी, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। तो चलिए पहले हम रिफाइनमेंट को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। रिफाइनमेंट की डेफिनेशन लिखने से पहले हम कब एक चीज़ समझते हैं। मान लो हमारे पास दो पार्टीशन दे रखे हैं, एक P1 पार्टीशन दे रखा है, एक P2 पार्टीशन दे रखा है। दो पार्टीशन दे रखे हैं, एक P1 पार्टीशन दे रखा है और एक P2 पार्टीशन दे रखा है। मान लो P2 पार्टीशन के अंदर क्या है, P2 पार्टीशन के अंदर एलिमेंट्स है आपके ये A Y1 X1, A Y1 X1 Y2 X2 और B, ये हमारा P2 पार्टीशन दे रखा है, ठीक है। B यहाँ पे B होगा, B, ठीक है। ये हमारा P2 पार्टीशन दे रखा है और ये P1 पार्टीशन दे रखा है। P1 पार्टीशन के अंदर एलिमेंट है A X1 X2 और B। तो देखिए एक चीज आपको दिख रही होगी P1 और P2 में कि P1 क्या है, P1 P2 का सबसेट है, P1 P2 का सबसेट है। P1 क्या है, P2 का सबसेट है कि नहीं है। देखिए P1 के जितने भी एलिमेंट है P2 के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, P1 के जितने भी एलिमेंट है वो P2 के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हाँ भैया आ रहे हैं। तो ठीक है, यही चीज तो हो गई। रिफाइनमेंट क्या कहता है कि P1 P2 का रिफाइनमेंट कब कहलाएगा, P1 P2 का रिफाइनमेंट कब कहलाएगा, जब P1 के जितने भी एलिमेंट्स है वो P2 के अंदर आ जाएं। P1 के जितने भी एलिमेंट्स है वो P2 के अंदर आ जाए, मतलब P1 क्या हो जाए, P2 का सबसेट हो जाए। P1 क्या हो जाए, P2 का सबसेट हो जाए, और वही उसका आपका क्या बन जाएगा, रिफाइनमेंट। चलिए भैया आपने समझ लिया, अब चलते हैं इसका थ्योरी लिखा देते हैं हम आपको, डेफिनेशन, क्योंकि आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हम आपको लिखा देते हैं रिफाइनमेंट की होता क्या है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखा देते हैं। अरे ये तो पूरा ही रफ हो गया। चलिए ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या था, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की बात करें, अब लिखें क्या होता है लिखे डेफिनेशन। अब पार्टीशन P2, एक मान लिया पार्टीशन P2 है, अब पार्टीशन P2 ऑफ इंटरवल AB, अब पार्टीशन P2 ऑफ इंटरवल AB इज सेड टू बी रिफाइनमेंट, is said to be refinement, is said to be refinement, is said to be refinement of P1 of P1 of P1 if every point of P1, if every point of P1 is part of P2, is part of P2। समझ में आ गया होगा कि मतलब हम P2 को कब P1 का रिफाइनमेंट कहेंगे, P2 को कब P1 का रिफाइनमेंट कहेंगे। मान लेंगे हमारे पास एक इंटरवल AB दे रखा है, उसके दो पार्टीशन दे रखे हैं P1 और P2, हम P2 को P1 का रिफाइनमेंट कब कहेंगे, जब P1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं वो P2 के पार्ट होने चाहिए। यही आपका क्या हो जाता है, रिफाइनमेंट। दैट इज P1 क्या हो जाएगा, P2 का सबसेट, P1 इज सबसेट ऑफ P2। और रिफाइनमेंट वाली चीज ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि P1 और P2 कोई पार्टीशन दे रखा है और P1 कोई पार्टीशन दे रखा है, तो P2 और P1 कब रिफाइनमेंट होंगे एक दूसरे के, कब, जब P1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं या P1 सबसेट ऑफ P2, P1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो P2 में होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे इसको एग्जाम्पल जो हमने समझाया उसको लिख देते हैं। मान लेंगे हमारे पास P1 है एक पार्टीशन जिसके अंदर एलिमेंट है A X1 X2 और B, ठीक है, और एक पार्टीशन मान लेते हैं P2 है जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स है A Y1 X1 और A Y1 X1 और Y2 X2 और Y2 X2 और B। तो देखो P1 सबसेट है कि नहीं P2 का, बस R2 पार्टीशन
ऑफ ए बी का कोई पार्टीशन है, एंड यहाँ से देखो P1 सबसेट है कि नहीं, P1 सबसेट है P2 का, तो हैंस यहाँ से हम क्या कहेंगे, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर आपको, ठीक है। तो जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस चैप्टर के में, तो हम बात करेंगे अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम क्या होता है, ऑसिलेटरी सम क्या होता है, ऑसिलेशंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम चलेंगे लोअर रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है फंक्शन, अपर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, तब जाके हमारा जो चैप्टर का नाम आएगा कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है 7 से 8, वो हमको बताएंगे, डायरेक्ट उनको याद करना है आपको, उनको सॉल्व कराने को कोई फ़ायदा नहीं बनता, उन्हीं में से कोई यार कोई आ जाता है, कुछ नोट लिखाएंगे, बस उन्हीं में से पेपर आपका आ जाएगा। तो भैया आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।